टुडे नेक्स्ट चैप्टर वेव्स एंड साउंड है, ठीक है। बेसिकली हमने ऑसिलेशन जब पढ़ते हैं ना, ऑसिलेशन इन प्री रिक्वेस्ट, ठीक है। तो चैप्टर ऑसिलेशन है सिलेबस में, वो प्री रिक्वायर्ड है वेव्स पढ़ने के लिए। वेव्स क्यों लाइफ में पढ़े हम, क्या यूज है वेव्स का हमारी फिजिक्स में, ठीक है। तो साउंड सबसे पहले, ठीक है। वी आर एबल टू हियरिंग एवरीथिंग इन द सराउंडिंग, इट इज ड्यू टू साउंड। और साउंड क्या है? बेसिकली वेव। हम कोई चीज देख रहे हैं, वी आर एबल टू सी एनीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है, दैट इज लाइट। बोथ साउंड एंड लाइट दोनों क्या है? वेव, ठीक है। ये बताओ चाहिए असर्शन डिपेंडेंसी के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि वेव्स का मेन पर्पस क्या होता है। तो आपको लाइफ में याद रखना कि वेव का मेन पर्पस क्या है? ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी, ये इसका मेन पर्पस है, ठीक है। एनर्जी को ट्रांसपोर्ट करना एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कौन करता है? वेव। आपने वर्ड सुना टेलीपोर्टेशन? टेलीपोर्टेशन का मीनिंग क्या होता है कि आप एक मैटर को स्पेस ट्रैवल करवा सकते हो, बट मैटर को पहले क्या बनाना पड़ेगा? एनर्जी, और क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको पहले? वेव में, ठीक है। तो वेव का मीनिंग क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, एक बार पेपर में क्वेश्चन आया था, जहां पे एनर्जी होती है वहां पे क्या होता है? मोमेंटम भी होता है। तो याद रखना कि वेव एनर्जी और मोमेंटम दोनों को ट्रांसपोर्ट करती है। वेव कभी भी नेवर ट्रांसपोर्ट पार्टिकल्स, मैटर या पार्टिकल को ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी कभी वेव, ठीक है। मीन चौक यहाँ पे है ना, चौक अगर टेलीपोर्ट होकर किसी दूसरी स्पेस में चली गई ना, तो ये एज ए पार्टिकल फॉर्म में नहीं जाएगी। क्या करना पड़ेगा इसको? पहले वेव में बनाना पड़ेगा, वेव में चेंज करना पड़ेगा। और वेव होती है, वेव क्या है? पीरियोडिक डिस्टर्बेंस, ठीक है। पीरियोडिक डिस्टर्बेंस व्हिच ट्रैवल इन ए मीडियम और विदाउट ए मीडियम। और जो वेव मीडियम में ट्रैवल कर रही है उसकी एग्जांपल कौन सी है? साउंड। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, मून पे जाके हम कुछ बोलेंगे, वी कांट हियर एनीथिंग बिकॉज़ मून पे क्या है? एटमॉस्फेयर है। और जो वेव एटमॉस्फेयर या मैटर में ट्रैवल करेगी वो कौन सी? साउंड की एग्जांपल है। और जो वेव जिसको मीडियम ही चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए, नो मीडियम वैक्यूम में ट्रांसफर हो जाती है, वो कौन सी वेव है? लाइट वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट वेव। अब नहीं, ये इंट्रोडक्शन था जो मैंने बताना था, ठीक है। ऑसिलेशन से कैसे रिलेट होता है तो अपनी कॉपीज में लिख लो कि वेव में होता क्या है। वेव में दो चीजें होती हैं, ठीक है। वी नीड फर्स्ट पॉइंट क्या है? एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन चाहिए। अगर आपने वेव बनानी, क्या चाहिए? सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सेकंड क्या चाहिए? अ मीडियम in which number of particles can be set into simple harmonic motion. A medium in which number of particles can be set into simple harmonic motion, ठीक है। और ये मीडियम की बात थी। और इन वैक्यूम क्या चाहिए वहां पे? E वेक्टर, B वेक्टर, ये दोनों के बारे में बताता हूं। इन वैक्यूम E वेक्टर, B वेक्टर वेरी साइनसॉइडल, वेरी साइनसॉइडल। देखो जहां वर्ड साइनसॉइडल नजर आता है ना, इसको हार्मोनिक ही कहना है। इसका मीनिंग इधर वहां पे साइन ओमेगा टी होगा या क्या होगा? कॉस ओमेगा टी। बोथ फंक्शन आर नोन एज हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। और एनी क्वांटिटी जो साइन फंक्शन या कॉस फंक्शन के साथ चेंज होती है उसको क्या बोलते हैं? साइनसॉइडल वेरिएशन या हार्मोनिक वेरिएशन। अगर तो मीडियम है, पार्टिकल्स है, तब तो आपको लिखवा दें कि जो पार्टिकल सारे सेट होंगे सारे एसएचएम में आ जाएंगे। अगर वहां पे वैक्यूम है तो E क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, B क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। याद रखना, ये कौन है? इलेक्ट्रिक, ये कौन है? मैग्नेटिक। तो वहां पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, वेरी का मीनिंग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? साइन और कॉस, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया है, ठीक है, आपने याद रखना है। वेव्स में हमारा जो प्लस 1 का सिलेबस है ना, उसमें सिर्फ साउंड वेव तक है। क्लास 12 में अपनी लाइट पढ़ना है, तो मींस वेव हमें अच्छे से आना चाहिए बिकॉज क्लास 12 का पेपर भी टॉपिक भी है ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं पहले इंट्रोडक्शन से। तो
तो पहले तो वेव उन ट्रैवल डिस्टर्बेंस है दैट प्रोपेगेट इन स्पेस। देखो आ गया ट्रांसपोर्ट एनर्जी मोमेंटम। एमसीक्यू आया वो पिछली बार, तो 2023 डीवी बोर्ड पेपर में एमसीक्यू था कि वेव क्या ट्रांसपोर्ट करती है। चार ऑप्शन थे, एक थी एनर्जी, एक मोमेंटम, एक एनर्जी मोमेंटम, एक पार्टिकल। तो ऑप्शन कौन सी करेक्ट थी? एनर्जी एंड मोमेंटम। ठीक है, तो एक पॉइंट है। दूसरे पॉइंट विदाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मैटर, इसी को तो टेलीपोर्टेशन कहते हैं। ठीक है ना, एक जगह से मैटर को दूसरी जगह भेज देना, जो कि अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में शायद देखा गया, बट फिजिकली मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक लिख लो अपनी कॉपी में, 2 मार्क क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक वाला। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आता होता है कि वेव मोशन की प्रॉपर्टी क्या है बता दो। ठीक है, ऑसिलेशन कम इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर्ड टू वेव, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो याद करो कि वेव जब मीडियम में पास करती है तो पार्टिकल वाइब्रेट एसएचएम, मैंने लिखवाया ना अभी आपको, मीडियम पास करेगी तो पार्टिकल सेट इनटू एसएचएम अबाउट देयर मेन पोजीशन, दे डू नॉट लीव देयर पोजीशन। अब दे डू नॉट लीव देयर पोजीशन का मतलब क्या है वो देखो डायग्राम में, इसका मीनिंग ये है सिंपल सी लॉजिक देखो, ये कुछ पार्टिकल पड़े हुए हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, ये पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल बी है, ये पार्टिकल सी है, ये डी है। लेट्स सपोज ये 4 पर्सन है, ये 4 पर्सन मूवी टिकट बाय करने के लिए विंडो पे खड़े हैं यहाँ पे, पीछे से इसने इसको जग दिया, एनर्जी प्रोवाइड की। अगले मोमेंट में क्या होना है? प्रथम इधर देखो, ये जाएगा इधर, ऐसे 2 पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने से क्या होना है? आपस में कोलिजन होता तो आपको पता है ना, मोमेंटम कंजर्व रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी चेंज किसी की बढ़ सकती है, किसी कम हो सकती है। कोलिजन होने के बाद ही इस वाले ने क्या होना है? वापस आना है। इसने कहां चला जाना? ये यहाँ पे आया, ये पहुंच गया यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे जाकर रुका नहीं, ये उसकी कौन सी है? मीन पोजीशन है। ये कौन है? तो पहले ये मीन से कहां पे गया? एक्सट्रीम पे, फिर कहां पे आया? अगले मोमेंट में ये कहां जाएगा? फिर इधर जाएगा और इसने इसको डिस्टर्ब करना है। ठीक है, फिर क्या होना है? ये पहुंच गया यहाँ पे और ये इधर इसको डिस्टर्ब किया, ये वापस आया यहाँ पे अपनी पोजीशन पे और ये आगे चला गया। ऐसे ही हुआ। तो पहले पार्टिकल का मोशन देखो सर, पहले वो इधर जाता है, फिर मीन पे आता है, फिर एक्सट्रीम पे जाता है, फिर वापस कहाँ जाएगा? तो ओवरऑल ये वाला पार्टिकल जो फर्स्ट है वो क्या कर रहा है? ऐसे आ रहा है टू एंड फ्रो, वो अगले को भी टू एंड फ्रो में सेट कर दिया, इसने अगले को सेट कर दिया। ऐसे क्या हो रहा है? सीक्वेंस में एनर्जी आगे जा रही है, बट पार्टिकल ओवरऑल कुछ टाइम के लिए आगे जाते हैं, कुछ टाइम के लिए पीछे आते हैं, बट अल्टीमेटली सारी एनर्जी लूज करके क्या आएंगे? अपनी ओरिजिनल पोजीशन। तो जब हम बोलते हैं ना व्हेन आई एम स्पीकिंग समथिंग, तो आपके एयर, मेरे माउथ से लेकर आपके एयर तक जितने भी पार्टिकल है ना, सारे इसी मोशन में सेट हो गए। तो वेव की डायरेक्शन क्या है? डिस्टर्बेंस जा रही है आगे, पार्टिकल क्या कर रहे हैं? ये वाला पार्टिकल देखो वो ऐसे आ रहा है, अगले वाला फिर ऐसे सेट हो गया। तो द एसएचएम सेट ऑनटू ईच पार्टिकल, ये भी एसएचएम में आएगा, ये भी आएगा, सारे आएंगे। हर एक पार्टिकल एसएचएम में आएगा, वो क्या होगा? इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, है ना। तो ये कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल का मीनिंग क्या होता है? लेंथ। क्या मतलब होता है? वेव सामने जा रही है, रास्ते में सारे पार्टिकल्स भी क्या करेंगे? ऑसिलेट करेंगे, एसएचएम में आएंगे, आगे नीचे, फॉरवर्ड बैक। ठीक है, तो याद रखो पार्टिकल कुछ टाइम के लिए अपनी पोजीशन शिफ्ट करके गया है, बट ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट कितनी पार्टिकल की? 0। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है, तो आपको पेपर में ये पॉइंट लिख के आने हैं, जैसे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट आते हैं पेपर में आएंगे। हो सकते हैं 4 एमसीक्यू की 4 स्टेटमेंट्स हो, उनमें से एक गलत हो या 3 करेक्ट हो गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, तो जैसे केटीसी के पोस्टुलेट लर्न किया हमने, ऐसे वेव मोशन के भी कैरेक्टरिस्टिक लर्न करें। वेव मोशन द फेज ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग वाइब्रेशन डिफरेंट एंड डिफरेंट पोजीशन। देखो कैसे, देखो भाई ये वाला पार्टिकल अभी वेव यहां पहुंची है, सेकंड केस में यहां पे जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा था अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे था, ये कहां पे था? मीन पे। आपको बताओ जी एक्सट्रीम पे फेज कितना होता है? π/2। कितना होता है? और मीन पे कितना होता है? 0। तो देखो दोनों का फेज क्या है? सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट। इसका मीनिंग जब वेव प्रोपेगेट करती है रास्ते में आने वाले सारे पार्टिकल एसएचएम में तो सेट तो होते हैं, बट सभी का फेज क्या होता है? डिफरेंट। एमसीक्यू पेपर में आ सकता है, असर्शन रीजन आ सकता है। ठीक है, तो याद रखना फेज हर एक पार्टिकल का अलग अलग होगा, बट सभी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा होता है वो क्या होगा? सेम होगा। तो अपनी कॉपी पे लिख लो, ड्यूरिंग वेव मोशन
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज सेम फॉर ऑल पार्टिकल। जितने भी पार्टिकल एसएचएम में हैं सभी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, हर एक पार्टिकल इंडिविजुअली एसएचएम में है, वो एक दूसरे को डिस्टर्ब कर करके वेव जनरेट कर देंगे, ठीक है। सभी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा, और सभी का फेज क्या होगा, डिफरेंट, किसी का सेम नहीं होने वाला। और 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाए, आउट ऑफ दीस 4 क्वांटिटीज व्हिच इज सेम फॉर अ वेव, ठीक है, व्हिच इज नॉट सेम फॉर अ वेव, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। अगला, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द वाइब्रेशन इज डिफरेंट एट, बिल्कुल सही है। बेटा ये देखो, ये मूव किया था जब पहले वाला, क्या बाकी मूव किए थे? पहले की वेलोसिटी है बट बाकियों की मेन पोजीशन पे आपको पता है, जब वेव ट्रैवल एसएचएम आता है तो मेन पोजीशन पे क्या होता है, जब मोशन शुरू होता है वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा, और कुछ देर के बाद क्या होती है, उसका स्क्वायर हो जाता है, ठीक है, ए ओमेगा, फिर 0, फिर वापस आए, ऐसे चेंज होती है। तो अगर सारे पार्टिकल देखो, जब ये मीन से डिस्टर्ब हुए, ये फास्टेस्ट है, तब ये बाकी क्या है, रेस्ट पे। अब ये इसको हिट किया, इसने बैक आना, इसने फॉरवर्ड जाना, डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका मीनिंग वेलोसिटी सारे पार्टिकल की सेम नहीं होती। लिख लो, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इन एसएचएम इज नॉट सेम। देखो वेलोसिटी, हाँ अब देखो वेलोसिटी कॉपी पे लिख लेना, ईच पार्टिकल की वेलोसिटी सेम नहीं है, समझ लगी पहले, ईच पार्टिकल वेलोसिटी सेम बट वेव की वेलोसिटी सेम है, ठीक है। लिख लो अपनी कॉपी पे, वेव वेलोसिटी इज फिक्स्ड, वेव वेलोसिटी इज फिक्स्ड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू न्यू लैम्डा, पता है ना आपको ये फॉर्मूला, साउंड चैप्टर क्लास 9 में किया था, v इक्वल टू न्यू लैम्डा। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये एक पार्टिकल की वेलोसिटी नहीं है, ये कौन सी है, वेव वेलोसिटी। वेव को यहां से यहां जाने में टाइम नोट किया, डिस्टेंस नोट किया, डिवाइड किया, वो होती है वेव वेलोसिटी। सो वेव वेलोसिटी इज फिक्स्ड क्वांटिटी बट वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज वेरिएबल, इट इज नॉट सेम, ठीक है। हर एक पार्टिकल ने मीन से एक्सट्रीम पे जाना है, एक्सट्रीम पे जाके रुकना है, फिर वापस आना है, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाना है, फिर वापस आना है, ऐसे होंगे, ठीक है। अपनी कॉपी में लिख लिया, वेव वेलोसिटी क्या होती है, सेम बट वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज नॉट सेम, ठीक है। पॉइंट नेक्स्ट है, एनर्जी प्रोपेगेट अलोंग द वेव मोशन विदाउट द नेट ट्रांसफर। ये बता दिया मैंने कि वेव जब प्रोपेगेट करती है ओवरऑल एनर्जी आगे जा रही है, बट क्या पार्टिकल अपनी पोजीशन छोड़ के आगे चला गया परमानेंटली, नहीं गया। वो क्या कर सकता है अपनी पोजीशन से फॉरवर्ड बैकवर्ड, ऐसे करते करते एंड में क्या होगा, वापस उधर जाएगा, या क्या कर सकता है ऊपर नीचे, ठीक है। जैसे ये देखो रबर बैंड, ये स्ट्रेच है, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे डिस्टर्ब करूं नीचे, कहां चला गया, इधर, इसका भी मैंने एनर्जी इधर दी थी, गया कहां, क्यों गया, इसका भी एनर्जी जो अगर मैंने सपोर्ट फिक्स नहीं किए थे, सपोर्ट नहीं फिक्स थे ना, उसको मोमेंटम मिला चला गया, मैं यहाँ पे फिक्स करता तो क्या होना था, वापस इसने एनर्जी ने इधर जाना था। बट आपने देखा हुआ है कि जो स्ट्रिंग होती है, स्ट्रेच स्ट्रिंग, इसको ऐसे डिस्टर्ब करो, वो स्ट्रिंग पार्टिकल क्या करते हैं, वो ऊपर नीचे होते हैं ना। अच्छा वाटर देखे, स्टैग्नेंट वाटर में रिपल बनते हैं, रिपल कैसे बनते हैं, फॉरवर्ड जाते हैं कि ऊपर नीचे पार्टिकल होता है, सोचो नाम से। अगर ये पानी में रिपल बनते हैं, यहाँ पे आपने स्टोन फेंका इस जगह पे, आपको रिपल नजर आएंगे, और रिपल पता कैसे लगेंगे, यू विल ऑब्जर्व कि दे आर मूविंग अवे, ऐसे लगता है ना। तो क्या वो पानी के मॉलिक्यूल अवे जा रहे हैं कि ऊपर नीचे हो रहे हैं, एक्चुअली पता कैसे लगता है, आप एक लीफ रखो छोटा सा यहाँ पे, you will observe that leaf will not move forward, it will move up and down. Wave disturbance आगे जा रही है, बट रास्ते में आने वाले पार्टिकल्स क्या हैं, अप एंड डाउन। तो ये कौन सी वेव होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स है। एक होती है लॉन्गिट्यूडनल, एक कौन सी होती है, ट्रांसवर्स। बट एनर्जी प्रोपेगेट होती है, मोमेंटम आगे जाता है, पार्टिकल मैटर कभी जाता है आगे, मैटर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ वेव, ये कौन सी क्या बात कर रहे हैं, मीडियम की बात कर रहे हैं कि वैक्यूम की, मीडियम। अभी हम कौन सी वेव बात कर रहे हैं, जो मीडियम में ट्रैवल करती है, वो कौन सी एग्जांपल है, साउंड है कि लाइट है, साउंड। तो उसकी कंडीशन देखो, कॉपी में लिख लो, एमसीक्यू पेपर में आता है कि अगर वेव जानी है मीडियम में, वो किस किस पे डिपेंड करेगी, मीडियम की इलास्टिसिटी। तो आप इनको सबसे पहला क्वेश्चन बताओ, साउंड की स्पीड एयर में ज्यादा होती है कि सॉलिड्स में, कोई रियल एग्जांपल। फिर ट्रेन के ट्रैक होते हैं ना, सामने ट्रेन नहीं आ रही, कोई आवाज भी नहीं आ रही, ट्रैक के ऊपर ना कान रखो,
ट्रैक में ना आवाज आएगी, इसका मीनिंग उस ट्रैक के ऊपर ट्रेन है बट कहाँ पे है, बहुत दूर है, एयर से उसकी साउंड अभी तक आपके एयर पे नहीं पहुंची, यहाँ पे हवा में नहीं है ना पहुंची, बट ट्रैक से एयर में पहुंच गई। इसका मीनिंग क्या हुआ, साउंड किसमें फास्ट ट्रेवल की, ट्रैक में, सॉलिड्स में ना। और बताओ इलास्टिसिटी मेजर करनी किसी सॉलिड की तो क्या मेजर करते हो, किसी में यंग्स मॉडुलस क्या मेजर करते हैं, तो यंग मॉडुलस सबसे ज्यादा किसका होता है, सॉलिड्स का, मोस्ट इलास्टिक, और गैसेस का क्या होता है। तो ये एक कंट्राडिक्शन है, हमें लगता है, आपने सुना होगा कभी कि कहते हैं दीवारों के कान होते हैं, क्यों कहते हैं ऐसे, दीवारों में क्या होता है, आयरन, 3 दीवार होते हैं पिलर्स में, सॉलिड है, ब्रिक जो बनी हुई है उसमें भी आयरन के कंसंट्रेट्स हैं, ठीक है, रेड कलर ब्रिक होती है ना, जहां जहां आयरन होगा या कोई भी सॉलिड है उसमें साउंड की स्पीड क्या होगी एयर से, तो इट इज मैंडेटरी कि साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड्स, ठीक है। तो और दूसरा क्या आ गया, इनर्शिया, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखो, इनर्शिया क्या कहता है, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन है यार, रबर बैंड स्ट्रेच, मैं इसको डिस्टर्ब किया, ऐसे नीचे लेके आया, छोड़ा, तो वापस आएगा, क्या वो वापस आके इस पोजीशन में रुकेगा कि आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, क्यों जाएगा, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तो दो प्रॉपर्टी याद रखनी है वेव मोशन की, किसमें, मीडियम में, ठीक है। हमारा जो सिलेबस है किससे कंसंट्रेट करेगा, मीडियम वाली वेव से, साउंड से, लाइट से भी नहीं पड़ेगा, लाइट +2 में पड़ेगी। तो अगर आपकी वेव मीडियम में जा रही हो, किस पे डिपेंड करती है, वो जाएगी कि नहीं जाएगी, वेलोसिटी पे। दूसरी किस पे डिपेंड करती है, इनर्शिया। तीसरा क्या है, मिनिमम फ्रिक्शन अमंग द पार्टिकल्स। मिनिमम का मतलब जब ये दो कोलाइड करेंगे, हो सकता है कोलिजन के टाइम पे इनमें कुछ एनर्जी लॉस हो, दैट एनर्जी लॉस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर इनमें एनर्जी लॉस बहुत ज्यादा होगा तो क्या एनर्जी अगर ट्रेवल करेगी, नहीं करेगी ना। तो अगर आप चाहते हो कि वेव, मेरी साउंड आपके एयर तक पहुंचे, दूर तक जाए, among the all the particles in between your air and my house, सभी में फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन कब एग्जिस्ट करती है, बताएगा कोई, फ्रिक्शन कब एग्जिस्ट करती है, जब एक कोई पार्टिकल मूव करता है कि कोई पार्टिकल स्लिप करता है दूसरी बॉडी के ऊपर, स्लिप, ठीक है। इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ स्लिपिंग मोशन देन देयर फ्रिक्शन एग्जिस्ट, नॉट मोशन। कभी ये ना सोचना है कि फ्रिक्शन मोशन अपोज करती है, फ्रिक्शन क्या करती है, स्लिपिंग को अपोज करती है। Even if we are walking on a road, it is that due to friction only. Friction ना होते हम चल भी नहीं सकते, ठीक है। लास्ट यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑफ मीडियम, ये हमने फिजिक्स में पढ़ना है। उसका रीजन क्या है, हम फिजिक्स में वही चीजें +1 +2 तक पढ़ते हैं जो आइडियल होती हैं। आइडियल का मीनिंग व्हिच आर फिक्स्ड, ठीक है। जैसे ये रूम सारी साइड से क्लोज्ड है ना, इस टाइम पे हर जगह पे एयर की डेंसिटी क्या है, सेम। बट बाहर जाएंगे, कहीं पोल्यूशन ज्यादा है, कहीं पे स्मोक ज्यादा है, कहीं में स्मोक कम है, तो पोल्यूशन क्या है, कहीं पे ज्यादा, कहीं पे कम। जिससे क्या होगा, डेंसिटी सेम रहेगी कि चेंज हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आपने याद रखना है ये 4 फैक्टर है, अपनी कॉपी पे लिख लो बेटे। अगर आ जाए पेपर क्वेश्चन, राइट द प्राइम कंडीशन फॉर द वेव मोशन इन मीडियम, व्हाट वी रिक्वायर, वी रिक्वायर इलास्टिसिटी। हमें क्या नॉलेज होनी चाहिए, प्रीवियस नॉलेज, कि अगर हमने वेव मोशन करवाना है, कौन सा मीडियम सूटेबल होगा, कौन सा सूटेबल नहीं है, इट ऑल डिपेंड अपॉन इलास्टिसिटी, इनर्शिया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, फ्रिक्शन एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी, ठीक है, ठीक है, चलता है ठीक। अच्छा नेक्स्ट पे आओ, बे टाइप्स ऑफ वेव, ये सीधा डिस्कस करेंगे कि नाम लिखते हैं हमें। पहली कौन सी है, मैकेनिकल। मैकेनिकल वेव कौन सी है, जिसमें मटेरियल आता है, साउंड, साउंड आ गई एग्जांपल, स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको डिस्टर्ब करेंगे। वो कपड़े टांगने वाली वायर होती है ना, टेरेस्ट्रियल की होती है, वो टाइट होती है एक साइड, उसको डिस्टर्ब करो ऐसे, अब दूसरी साइड पे वाइब्रेशन पहुंचे, इसका मीनिंग वेव ट्रैवलिंग थ्रू द वायर, वो भी मीडियम वायर, ठीक है। दो सारे मैकेनिकल। दूसरी कौन सी है, पहली मैकेनिकल का अनदर नेम क्या है, इलास्टिक वेव, ठीक है। दूसरी कौन सी है, इनइलास्टिक। लाइट, लाइट डजंट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, डजंट रिक्वायर एनी पार्टिकल टू बी देयर, ठीक है। वो हमारे सिलेबस का भी पार्ट नहीं है, वो हम +2 में करेंगे। अच्छा ये तो थी डिपेंड अपॉन द नेसेसिटी ऑफ द मीडियम, कि मीडियम रिक्वायर्ड है या नहीं है। दूसरी कौन सी टाइप्स कौन सी है, डिपेंड अपॉन द वाइब्रेशन। अगर वेव यहां से सामने जा रही है उधर, ठीक है, रास्ते में सारे पार्टिकल, वेव की डायरेक्शन नहीं है एसएचएम में, फॉरवर्ड बैकवर्ड, देन इट इज लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। अगर रास्ते में आने वाले सारे पार्टिकल, वेव की डायरेक्शन सामने जा रही है ना, बट पार्टिकल कहां जा रहे हैं, अप एंड डाउन, इट इज ट्रांसवर्स, ठीक है। पानी में जब रिपल बने थे, वेव गई थी ऐसे, सभी डायरेक्शन में स्कैटर हुई, बट जो लीफ था, वो लीफ क्या हो रहा था, एक ही जगह पे ऊपर नीचे। सो इफ इन ए वेव
wave is propagating along x-axis, and all the particles in the wave are in SHM along y-axis or z-axis, then it is transverse wave. और अगर wave x-axis में जा रही है, सारे पार्टिकल भी x-axis के along ही वाइब्रेट कर रहे हैं, तो कौन सी वेव होगी? लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, सो 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ये असर्शन रीजन भी क्वेश्चन आ सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, ट्रांसवर्स में क्या होता है। ठीक है, तो पता होना चाहिए चीजें। देखो ये पार्टिकल मीडियम कहां जा रहे हैं, वेव का एरो क्या शो कर रहा है, वेव इधर जा रही है। ये 3 पार्टिकल है, ये 3 पार्टिकल मोशन देखो, ये पार्टिकल कहां है, नीचे, ये ऊपर नीचे ऐसे शिफ्ट हो रही है ना, वेव कहां जा रही है, आगे, पर रास्ते में आने वाले जो पार्टिकल क्या कर रहे हैं, अप एंड डाउन, कोई अप है, कोई डाउन है, कोई अप है। सभी की वेलोसिटी क्या है, सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट, बट वेव की वेलोसिटी सभी के लिए क्या है, सेम। ठीक है, तो ये होता है, एक क्रेस्ट बनता है, एक क्या बनता है, ट्रफ। ये हुआ 9th क्लास में। तो पार्टिकल की डॉटेड लाइन कौन सी होगी, मेन पोजीशन। ओरिजिनल पार्टिकल प्रेजेंट एट दी लोकेशन होंगी, पार्टिकल यहां पे थे, बट व्हेन वेव ट्रैवल्ड, कुछ पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गए, कुछ यहां पहुंच गए, कुछ यहां चले गए, कुछ यहीं पे हैं, कुछ नीचे जाएंगे। ठीक है, तो जहां पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएंगे वो क्रेस्ट है, जहां पे नेगेटिव एक्सट्रीम पे जाएंगे वो क्या है, ट्रफ। तो आपको पता होना चाहिए वेव। ठीक है, क्रेस्ट एंड ट्रफ क्लियर हो गया, ये 9th क्लास वाला काम है। तो हमारी जो ये लाइट होती है, ये वाली वेव भी होती है। ठीक है, वो आगे ना वेव ऑन वाटर सरफेस, इसको रिपल भी कहते हैं। रिपल्स ऐसे ही होते हैं ना, अप एंड डाउन। ठीक है, अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होगी, पार्टिकल वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव मोशन। वेव सामने जा रही है, पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ये देखो, तो डायग्राम में देखो, ये वाला पार्टिकल देखो, ये ऐसे ही जाएगा, ये वाला भी आगे पीछे, ये भी सेम। ठीक है, कि जब वो आगे पीछे जाएंगे, कुछ रीजन आएंगे, यहाँ पे देखो पार्टिकल इकट्ठे हो गए, यहाँ पे क्या बन गया, कंप्रेशन। क्या हो गया, जहां कंप्रेशन होता है वहां पे डेंसिटी हाई हो जाती है कि लो हो जाती है, हाई डेंसिटी। प्रेशर क्या होता है, पार्टिकल पास आके हिट करेंगे तो देयर विल बी मोर प्रेशर और लेस प्रेशर। तो याद रखें, पार्टिकल जब पास आ गए हैं इन द कंप्रेशन रीजन, डेंसिटी इज हाई, प्रेशर इज, बट डिस्प्लेसमेंट, मूव करने के चांसेस है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट 0। तो ये याद रखना, अपनी कॉपी में लिख लो। कंप्रेशन कौन सा रीजन होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन रीजन आ सकता है। एक कंप्रेशन रीजन में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, 0 मिनिमम, बट डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। प्रेशर भी क्या होता है, मैक्सिमम। लॉन्गिट्यूडिनल वेव को प्रेशर वेव, डेंसिटी वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, प्रेशर वेव और डेंसिटी वेव। ठीक है, हाई प्रेशर कंप्रेशन, लो प्रेशर। आर का मीनिंग क्या है, यहां पे बताएगा, रेयरफेक्शन वेयर डेंसिटी रिड्यूस, क्योंकि कुछ पार्टिकल इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल दूर चले जाएंगे। द प्लेसेस ड्यूरिंग द वेव मोशन वेयर डेंसिटी इज लो इज नोन एज रेयरफेक्शन, एंड द रीजन वेयर डेंसिटी इज हाई, पार्टिकल्स एग्रीगेटिंग टुगेदर कम क्लोजर, कंप्रेशन। ठीक है, क्लियर हो गया जी। साउंड वेव, एयर कॉलम, ऑर्गन पाइप पता क्या होती है आपको, फ्लूट है ना, फ्लूट। ठीक है, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसमें वो फूंक मार के चलाते हैं, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इट इज ऑल ऑर्गन पाइप्स। ठीक है, पानी वाली बकेट है ना, साडे घर जो नहाना ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ टाइप ਦੀ ਕੀ है, ऑर्गन पाइप। ठीक है, तो एनर्जी प्रोपगेशन टाइप्स आ गई कि एनर्जी आगे जा भी रही है कि कन्फाइंड होगी। देखो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, रूम बंद है, बाहर एनर्जी जाने के चांसेस बड़े कम है, तो मेरी साउंड क्या हो रही है, गूंज रही है इस रूम में कि नहीं। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रीवर्बरेशन। क्या कहते हैं, इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। मैं साउंड बोल रहा हूँ, साउंड सामने आती है, वहां से रिफ्लेक्ट हो गए। तो एनर्जी जब दो रीजन में कन्फाइंड हो जाएगी, इसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी, रुकी हुई वेव। घर पे टेरेस पे जो आपने कपड़े टांगने वाली वायर लगाई है, एक जगह दूसरे बुक किया हुआ है, उसको एक जगह डिस्टर्ब करो, वेव जाएगी इधर, हिट करेगी, वहां से वापस आएगी, वो सिर्फ इसी रीजन में कन्फाइंड रह जाएगी। उसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी वेव या कहेंगे स्टैंडिंग। और अगर सन से जो लाइट आ रही है, क्या वो स्टैंडिंग है कि प्रोग्रेसिव है, क्योंकि एक बार लाइट एमिट होगी वो आगे जाएगी, क्या वापस आएगी कभी, दैट इज प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो हमने तीन टाइप पढ़ ली, एक था मीडियम के ऊपर, एक था वेव मोशन के ऊपर, एक क्या था एनर्जी के ऊपर। तो दीस वेव एडवांसेस इन मीडियम विद डेफिनेट वेलोसिटी, कभी रुकेंगे नहीं, चलते जाएंगे, दैट इज प्रोग्रेसिव। और नीचे वाली कौन सी, स्टेशनरी, जो बिटवीन टू बाउंड्रीज होंगी। ठीक है, लग गया पता फिर। ठीक है,
जो जितने भी आपके वायलिन है, गिटार है, स्ट्रिंग वाले इंस्ट्रूमेंट्स है ना म्यूजिकल, सब किसकी एग्जांपल है? स्टेशनरी, क्योंकि एंड उनके क्लैंप होते हैं ना, क्लैंप एंड का मीनिंग एक एंड से स्ट्रिंग को डिस्टर्ब करते हो, ठीक है। अलग अलग तरह की वॉइसेस आती है, साउंड आती है ना, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, वो सारी हमने इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो जो साउंड इंजीनियर होते हैं, जो बीटेक इन सोनिक्स करते हैं ना साउंड इंजीनियर, वो सभी के लिए वेव बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। गुड मॉर्निंग, बैठो ना, ठीक है। अच्छा, ये स्टेशनरी वेव लिखनी है। अब देखो, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन वन डायमेंशन वेव कौन सी होगी? जो सिर्फ अलोंग एक्स एक्सिस जाए, वाई जाए या जेड जाए। और 2D कौन सी होगी? टू डायमेंशन मीनिंग साउंड इज ट्रैवलिंग अलोंग एक्स एंड वाई बोथ, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दो एक्सिस लिखती है। 3D वेव कौन सी होगी? जो तीनों डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो अगर आपने जब ये टॉपिक पढ़ना है तो हमें वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि वेक्टर में हम ऐसे डील करते हैं डायरेक्शन को। एक्स एक्सिस के लिए क्या यूनिट वेक्टर होता है? सही बताओ, एक्स एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग आई जे वेक्टर अलोंग जेड, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चंस भी करते हैं हायर ऑर्डर में, ठीक है। तो ये सब अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आगे रिपीट करेंगे। एम्पलीट्यूड, पार्टिकल यहां पे था, अपनी मीन पोजीशन से जब इसको एनर्जी मिली, दूर से दूर कहां गया? यहां तक, ठीक है। इतना डिस्टेंस किया ना कवर ये वाला, दिस इज नोन एज एम्पलीट्यूड, ठीक है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल व्हेन एनर्जी सप्लाइड टू इट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड। क्लियर हो गया बेटे? वेवलेंथ क्या होती है? ये वाला पार्टिकल देखो, यहां शुरू हुआ, आगे गया, वापस आया, रुका नहीं ड्यू टू इनर्शिया, पीछे गया, फिर वापस आएगा, यहां से आ गया। इसने एक वेव कंप्लीट कर दी, स्टार्टिंग फर्स्ट एक्सट्रीम मीन, सेकंड एक्सट्रीम, फिर मीन, एक वेव हो गई। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द पार्टिकल इन वन वेव इज नोन एज वेवलेंथ। क्या कहते हैं इसको? वेवलेंथ। तो ये है देखो, एक क्रेस्ट एक ट्रफ, वन कंप्लीट क्रेस्ट और वन कंप्लीट ट्रफ मिला के टोटल क्या कहते हैं? वन वेव। क्या कहते हैं इसको? वन वेव। सिंबल क्या होता है इसका? लैम्डा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इधर से क्रेस्ट स्टार्टिंग से इधर तक जाओगे तो एक वेव, अगर मिडिल ऑफ क्रेस्ट से जाओगे तो यहां से दूसरी एक वेव, ठीक है। एक वेव में एक पूरा क्रेस्ट होना चाहिए, पूरा ट्रफ होना चाहिए, याद रखना है। अब कोई बताए 20 क्रेस्ट और 20 ट्रफ मिल गए, कितनी वेव्स कंप्लीट हुई? 20। 10 क्रेस्ट और 5 ट्रफ हुए, उसका रीजन क्या है? 10 क्रेस्ट में 5 क्रेस्ट वो यूज करो, 5 ट्रफ वो यूज करो, एक वेव 5 वेव हो गई, बाकी क्या बचे? 5 क्रेस्ट अभी भी खाली बचे। तो ये क्या है? 1.5 वेव। क्या है ये? 1.5 वेव, ठीक है। अगर 2 क्रेस्ट 2 ट्रफ है, 2 वेव, 3 क्रेस्ट 3 ट्रफ 3 वेव। अगर 4 क्रेस्ट 2 ट्रफ है तो 2 ट्रफ और 2 क्रेस्ट 2 वेव हो गई, 2 क्रेस्ट अभी भी खाली बचे हुए हैं, तो क्या हो गया होगा? मतलब कह सकते हो कि 1.5 काइंड ऑफ, या 2.5 कुछ ऐसा, ठीक है। तो आपको ये ड्रॉ करके देखोगे, ऑलरेडी कर लोगे, सीधे बात चल जाती है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ क्लियर हो गया बेटे। फ्रीक्वेंसी के बताएगा, मैथमेटिक्स में बड़े सालों से पढ़ रहे हो फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या होता है? रिपीटिशन, वेयरएवर देयर इज रिपीटिशन और पेरियोडिसिटी, कोई भी चीज रिपीट कर रही है, वाइब्रेशन इज काइंड ऑफ रिपीटिशन, वहां क्या आती है? फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में कितनी वेव्स कंप्लीट हो गई है, वो क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमारे घर में जो सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, उसकी वोल्टेज की जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। हर्ट्ज यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी का, तो 50 हर्ट्ज का फिजिकल मीनिंग क्या है तो बताइए? 50 हर्ट्ज है, इसका मीनिंग एक सेकंड में कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही है? 50। मतलब जो साइकिल में आया था ना, ये वाला, ये वाला एक साइकिल में से ऐसे कितने साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट हो रहे हैं? 50, तब जाके 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होती है। आपने आरपीएम वर्ड सुना होगा कहीं? क्या मीनिंग होता है? रेवोल्यूशन पर मिनट, रोटेशंस पर मिनट, ठीक है। वीपीएम वाइब्रेशंस पर मिनट, क्या वो ऐसा यूनिट है फ्रीक्वेंसी का? क्यों? पर मिनट का मीनिंग है टाइम किस में हो रहा है? मिनट में, बट हमें ऐसा यूनिट किस में टाइम चाहिए? हमें सेकंड्स में चाहिए, वेरी ठीक है। तो उसको चेंज कैसे करेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करेंगे कि डिवाइड करेंगे? रेवोल्यूशंस पर मिनट है, डिनोमिनेटर में मिनट है, तो 60 से क्या करना है? डिवाइड, और यूनिट्स क्या आएंगे? रेवोल्यूशंस पर सेकंड या हर्ट्ज, ठीक है। तो न्यूमेरिकल में क्वेश्चन आता है, आपको पेपर में क्वेश्चन भी आता है फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए,
ठीक है। तो टाइम पीरियड तो पता लग गया आपको, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2π/t 2π v, ठीक है। तो ये फॉर्मूले जरूर करने हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का कोई यूनिट बता दे, ओमेगा में, हां क्या क्या बोले, रेडियंस पर सेकंड क्या है, क्योंकि 2π तो एंगल है ना, एंगल रेडियन होता है, ठीक है। अच्छा वेव नंबर केमिस्ट्री में आपने किया होगा, रेडबर्ग कांस्टेंट जब पढ़ा था आपने, यस ठीक है। स्पेक्ट्रम, जब स्पेक्ट्रम बढ़ते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, वेव नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर में कितनी वेव्स कंप्लीट हुई है उनका नंबर क्या होता है, वेव नंबर। तो वेव नंबर निकालने के लिए क्या करना है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। बेटा एक फॉर्मूला लिखो कॉपी पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1/λ क्लियर है सभी को, इसको k/2π भी कहते हैं। और यहां पे जो k है ना, इसको बोलना है प्रोपेगेशन कांस्टेंट। देखो k क्या है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे निपटना है इसके बारे में। तो प्रोपेगेशन कांस्टेंट k के बारे में याद रखना, फॉर्मूला क्या है, 2π/λ k कैप, लिख लो 2π/λ k कैप, ठीक है। और k कैप क्या लिखो, k कैप शोज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, k कैप शोज डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। वेव की जो प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है वो कौन शो करता है, k, ठीक है। इसको लिखो जल्दी, ठीक है। आगे फेज आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वांटिटी इन एसएचएल, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट की हुई है, तो आपने पहले ऑसिलेशन की दोनों वीडियोस देखनी है, फिर ये चैप्टर पढ़ना अच्छे से, ठीक है। फेज क्या होता है, अगर कोई पार्टिकल एसएचएल में है, वाइब्रेट कर रहा है किसी भी टाइम पे, वो किस लोकेशन पे है, मीन पे है, पॉजिटिव स्ट्रीम पे है, नेगेटिव स्ट्रीम पे है, वो कौन इंफॉर्मेशन देता है, और ये भी बताता है फेज कि पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव करेगा, फॉरवर्ड जाएगा कि किसकी इंफॉर्मेशन दे, सिर्फ फाई नोट करना। फाई बेसिकली होता है एंगल ही है। अगर आपको पता है कि इनिशियल फेज अगर किसी का फेज 0 है, इसका मीन पार्टिकल मीन पोजीशन पे है। अगर फेज π/2 हो गया तो पॉजिटिव स्ट्रीम पे है, अगर फेज π है तो मीन पे है, बट कहां जाएगा, नेगेटिव स्ट्रीम, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। ये ऑसिलेशन सारा किया हुआ है, ठीक है। ये जो लिखी है ना चीज y = a sin ωt - kx, तो ये सेम चीज हमने ऑसिलेशन पढ़ी थी, बट उसमें ये kx वाली टर्म नहीं थी, kx नहीं था, सिर्फ क्या था, ओमेगा। ये जो एंगल आता है ना पूरा, इसको क्या बोलते हैं, फेज। तो फेज आपने ऑसिलेशन में भी किया, अब वेव में भी करोगे, ठीक है। ये लिखो जल्दी इसको, ठीक है, इक्वेशन। और ये प्लॉट करना, देखो उन्होंने एक ही डायग्राम में सब कुछ कंप्लीट कर दिया, ये आपने सभी ने ड्रॉ करना भी, हमने इसको समझना। अच्छा कॉपी पे ड्रॉ करो इसको, जैसे एसएचएम में क्वेश्चन आता है ना, वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का प्लॉट बनाओ विद टाइम। एक क्वेश्चन होता है विद टाइम प्लॉटिंग, एक होता है वेलोसिटी विद एक्स, एक होता है एक्सेलरेशन विद एक्स प्लॉट करना होता है। वैसा ही क्वेश्चन है, फेज, वेवलेंथ, टाइम, सभी में रिलेशन। ये y है, y कौन सी क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट डेंसिटी के प्रेशर है, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, कुछ बताया यहाँ पे, इसका मीनिंग वेव इधर जा रही है, वेव कहां जा रही है, एक्स एक्सिस में। वेव एक्स एक्सिस में जा रही है, पार्टिकल y में जा रहे हैं ऊपर नीचे। कौन सी वेव है ये, ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडिनल, ये कौन सी है, ट्रांसवर्स वेव। एक वेव यहां से शुरू होकर कहां तक गई, तो फेज देखो मैंने बताया आपको, ये साइन कर्व है कि कॉस कर्व है, साइन कर्व है, बिल्कुल ठीक है। साइन 0 0 होता है, इनिशियल फेज यहां पे कितना 0, पार्टिकल कहां पे, मीन पोजीशन। ये वाला पार्टिकल कहां पे है, पॉजिटिव स्ट्रीम पे, इसका फेज कितना है, ये वाला पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, बट कहां को जाने की तैयारी है, नेगेटिव, जिसका फेज कितना है, पाई। ये रट्टा लगा लो चीज को। ये वाला पार्टिकल कहां पे, नेगेटिव स्ट्रीम पे है, बट कहां जाएगा, तो मीन की तरफ 3π/2, यहां पे क्या हो गया 2π। एक चीज नोटिस करो, एक साइकिल के बाद एवरीथिंग इज रिपीटिंग। मैथमेटिक्स पढ़ा ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ रिपीट हो जाता है, उसके बाद सब रिपीट हो जाता है। आपको पहले 2π तक ही लर्न करना है। यहां तक वेवलेंथ कितनी हुई, यहां तक
ये कितना पार्ट है पूरी वेव का? इज इट हाफ और 1/4? इज इट लैम्डा बाय 4? ये कितना है? हाफ है, इट इज लैम्डा बाय 2। ये कितना है? 3/4 है, 3 लैम्डा बाय 4। और ये फुल है, ठीक है। लर्न कर लो मीन से एक्सट्रीम जाने में लैम्डा बाय 4 ट्रेवल होता है। मीन से एक्सट्रीम जाने में क्या ट्रेवल होता है? लैम्डा। इसके बाद देखो 2 लैम्डा के बाद लैम्डा बाय 4 ही ऐड करते हैं, ठीक है। फिर कौन आ गया? टाइम पीरियड। यहां पे कितना टाइम था? 0। यहां पे पूरा एक टाइम पे t होगा ना, यहां पे है ना। यहां से कितना टाइम होना है? t। यहां पे कितना होगा? उसका हाफ t/2। यहां पे उसका भी हाफ t/4। आगे सीक्वेंस में ऐड कर दोगे, बड़े चीजें याद रहेंगी। हो सकता है पेपर में डायग्राम आ जाए और पूछ ले लोकेशन, भाई इस लोकेशन पे वेवलेंथ बताओ, इस लोकेशन पे फेज बताओ, इसी लोकेशन पे टाइम भी बताओ, ठीक है। बड़े क्वेश्चन समझ लगा, वेव देके पूछेंगे, चारों चीजें सारी चीजें पूछ लेंगे, ठीक है। और एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन लर्न करो, पेपर में लिखो, इनको लिखो फॉर एमसीक्यू के डेल्टा फाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको गिवन होगा कि अगर टाइम में चेंज 0.5 सेकंड आया तो व्हाट इज द चेंज इन फेज? अगर टाइम चेंज्ड बाय 0.5 सेकंड में डेल्टा टी क्या है? चेंज इन टाइम, ठीक है, टाइम पीरियड। वो कहेंगे जी बताओ फिर फेज में कितना चेंज आ रहा है, वो कहेंगे जी वेवलेंथ में कितना चेंज आया। तो ये फॉर्मूला लिखो फॉर एमसीक्यू, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और ये प्लस 2 चल रहे हैं, ठीक है, लिखो फॉर एमसीक्यू। ऊपर डायग्राम ड्रॉ कर दिया सभी। ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, फेज, वेवलेंथ एंड टाइम पीरियड। ठीक है। पेपर क्वेश्चन आया, इफ टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड for wave, ठीक है, and in 0.2 second how much phase change? अगर टाइम पीरियड इतना दिया हुआ है 4 सेकेंड, 0.2 सेकेंड में फेज कितना चेंज होगा? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन। तो आपने फॉर्मूला याद रखना है, चेंज इन टाइम ओवर टाइम पीरियड, चेंज इन वेवलेंथ ओवर वेवलेंथ, चेंज इन फेज ओवर 2π, क्योंकि फेज मैक्सिमम 2π होता है, ठीक है। किन किन में क्वेश्चन रिलेशन पूछा हुआ है? टाइम और फेज में कि वेवलेंथ और फेज में? टाइम और फेज, तो ये दोनों यूज करेंगे। डेल्टा टी कितना है? 0.2, टाइम कितना है? 4। डेल्टा फाई तो पता नहीं है, अभी 2π आ रहा है, तो इनकी कटिंग की तो कितना आ गया ये? π/10। π/10 कितना हो गया? 18 डिग्री। कितना चाहिए आगे? एमसीक्यू। π/10 भी ऑप्शन में हो सकता है, 18 डिग्री भी हो सकता है ऑप्शन में। तो एक क्वेश्चन बता लगे मैंने, एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला लिख लो, पाथ डिफरेंस आ गया, ये नोट करो जल्दी पहले। पाथ डिफरेंस का मतलब क्या है? पाथ ट्रेवल्ड, ठीक है। जब वेव, देखो बताओ कोई बताएगा, यहां से यहां तक वेव गई है, कितना पाथ ट्रेवल किया? पाथ ट्रेवल कितना? ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वेव ने? लैम्डा बाय 2। ये कितना है? फेज में कितना चेंज आया? यहां पे फेज कितना था? 0। यहां पे कितना हो गया? 5। मींस जब वेव आगे प्रोपेगेट करती है, पाथ ट्रेवल करती है, तो फेज में क्या आते हैं? चेंज आने ही आने। हो सकता है पेपर में गिवन हो पाथ ट्रेवल गिवन हो, लिखो इफ पाथ ट्रेवल्ड इज लैम्डा बाय 6, लिखो इफ पाथ ट्रेवल्ड इज लैम्डा बाय 6, देन कैलकुलेट if path traveled is lambda by 6, then calculate phase difference, then calculate phase change लिख लो, then calculate phase change कि phase change कितना आएगा? अगर path traveled इतना है तो phase में कितना change आएगा? तो भी आपने फॉर्मूला याद है, पाथ डिफरेंस का सिंबल लिख लो, डेल्टा, सिंपल डेल्टा कहते हैं पाथ डिफरेंस। क्या कहते हैं इसको? डेल्टा। 2π by लैम्डा, तो उल्टा लिखिए, लैम्डा by 2π फेज डिफरेंस। पाई क्या है? फेज डिफरेंस। क्या बोला मैंने स्टेटमेंट में? क्या गिवन है आपको? पाथ डिफरेंस गिवन है, पाथ ट्रेवल्ड गिवन है कि फेज डिफरेंस? कितना गिवन है पाथ ट्रेवल्ड? लैम्डा बाय 6। तो फेज में चेंज कितना आएगा? पाई बाय 2। एमसीक्यू सिंपल, ठीक है।
बेटे भूलना नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल, एक 2 नंबर के क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सिर्फ इसी के लिए नहीं है, ये क्वेश्चन एसएचएम में भी आ जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया चीज? एक और फॉर्मूला लिखा हुआ है, फेज डिफरेंस का टाइम के साथ रिलेशन बता दीजिए, वो इधर ही बन जाता है, वैसे इधर से ही आ जाता है सब कुछ। मेन यही रिलेशन है, मेन यही है ना, डेल्टा लैम्डा इज द पाथ ट्रेवल्ड, लैम्डा इज द वेवलेंथ, सब कुछ इसी से बन रहा है मेन। ठीक है, क्लियर हो गई चीज भाई? आगे वेव इक्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, नोट करो इसको, 1 मार्क एमसीक्यू। मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, इसके क्या मीनिंग है वो लिखते हैं। ठीक है, पहले देखो, सबसे पहले अलोंग एक्स एक्सिस, अगर वेव कहां जा रही है, अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, तो y x t ये लिखना है। अब इसका मीनिंग क्या है, y x t लिखो पहले कॉपी में, y x t, दिस मीन्स लिखो displacement of, it means displacement of a particle, displacement of particle along y axis, along y axis at, displacement of particle along y axis at location x, at location x and at time t, at location x and time t, ठीक है। देखो इधर ये ओरिजिन है x0 और ये x एक्सिस है, वेव जा रही, कौन सी वेव है ये, ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल, ये वेव जा रही है, ये क्या है, y एक्सिस। कोई पार्टिकल लोकेट किया है यहाँ पे, ये लोकेट कर दिया, इसका डिस्टेंस कितना है, x है, यहाँ पे वॉच पे टाइम कितना हुआ, t, जब वेव शुरू हुई थी टाइम कितना था, 0। इस जगह पे इस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट देखो क्या है, ये है ना डिस्प्लेसमेंट, ठीक है कि नहीं भाई, चीज समझ लगी ना, वेव आगे जा रही है किसी भी लोकेशन x पे, ओरिजिन से जहां से वेव रिलीज हुई है वहां ओरिजिन मान लो, जैसे वेव ऑन की अब टाइम काउंट कर दी, x डिस्टेंस पे उस जगह जो पार्टिकल था होना चाहिए था कहां पे, यहां पे, बट मिला कहां पे, उसकी डिस्प्लेसमेंट नोट कर ली। इसके पे y नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव। कोई और पार्टिकल मान लो जिसकी डिस्टेंस x1 है, कितनी डिस्प्लेसमेंट है उस टाइम पे, यहां पे वो पार्टिकल, उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है पढ़ो, ये है ना लोकेशन, उसको बोलते हैं y1 x1 t। ठीक है, सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे दो पार्टिकल ऑब्जर्व किए, क्या दोनों की लोकेशन सेम है, क्या दोनों की लोकेशन सेम है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। ठीक है, तो जब भी आपने वेव स्टडी करनी है तो वेव में प्रोपेगेशन कर रही, वेव आगे जा रही है, रास्ते में किसी भी टाइम पे किसी भी पोजीशन पे कोई पार्टिकल स्टडी करोगे, उसकी इक्वेशन लिखोगे, उसको क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, उस टाइम पे कितनी डिस्प्लेसमेंट है, किसकी है, पार्टिकल एट विच लोकेशन, एक्स लोकेशन एट टाइम टी। लिखो, ये लिखो इंस्टेंटेनियस, लिखो क्या स्टेप है, y x t इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल at location x at time t, at location x and time t। ठीक है, तो आपने कंडीशन याद रखनी है, ये जो y है बताओ एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है कि दो वेरिएबल पे, y दो पे, तो ये x पे भी डिपेंड कर रहा है, ये t पे भी। डिफरेंशिएशन पता सभी को, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव किया, डिफरेंशिएट करते हो डेरिवेटिव, तब आप जो डेरिवेटिव करते हो किस पे डिपेंड करते हो, एक ही वेरिएबल, किस पे होता है डिपेंडेंस, सिंगल। बट यहाँ पे कितने वेरिएबल है, तो अब जब भी एक से ज्यादा वेरिएबल आते हैं तब हम वहां पे डिफरेंशियल एग्जैक्ट नहीं करते, क्या यूज करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। ये जो सिंबल नजर आ रहा है ना आपको, ये इट इज नॉट डी, इसको बोलना है कर्ली, क्या कहना है इसको, कर्ली।
curly symbol for derivative is used when a quantity depend upon more than one quantity. अब y में चेंज x के कारण भी आ रहा है, y में चेंज d के कारण भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे साइड पे देखो क्या करना आपने, कर्ली स्क्वायर y by कर्ली t स्क्वायर, इसका मीनिंग यू आर डेरिवेटिंग, यू आर डिफरेंशिएटिंग y विद टाइम, हाउ मेनी टाइम्स, वन टाइम के टू टाइम, टू टाइम, किसके साथ डिफरेंशिएट किया है, t के साथ, ठीक है। और बात इधर किसके इक्वल आएगा, v स्क्वायर कर्ली स्क्वायर y by कर्ली x को। बेटा ये 3 2 मार्क या 1 मार्क क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू में, बीच ऑफ फॉलोइंग डिस्क्राइब द डिफरेंशियल, लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वेव मोशन, लिखो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वेव मोशन अलोंग वन एक्सिस, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वेव मोशन अलोंग वन एक्सिस। ये एक ही एक्सिस में बात हो रही है वेव की, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर वेव मोशन अलोंग वन एक्सिस। अभी वेव कहां जा रही है, एक्स एक्सिस में, तो x से डिफरेंशिएट किया, अगर वेव z में जाती तो z से कर देते, लग गया पता, ठीक है। तो एक चीज क्लियर हो गई, ये जनरल इक्वेशन है, इसी फॉर्मेट में आएगा। वो कह रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होती है किस फॉर्मेट में होगी, x और टाइम आएगी, क्या आएगा, x और इनके साथ जो कांस्टेंट लगे होंगे वो अननोन है। यहाँ पे a लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, हमें नहीं वो पता, हर वेव के लिए यूनिक होगा, अलग अलग। बट ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव कैन बी नेगेटिव, वो आगे पढ़ना हमने। तो पहले आप ये इतना लिख लो, तो इतना ही करना पहले यहाँ तक, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटेंसिटी ऑफ वेव, बाद में करेंगे, पहले इतना कर दो, ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।